दोस्तों, आज की कहानी उस बाप की है जिसने जिंदगी भर दूसरों के लिए इंसाफ का रास्ता तैयार किया, लेकिन जब खुद की बेटी का कत्ल हुआ तो उसे पता चला कि इंसाफ हमेशा अदालत की दीवारों के अंदर नहीं मिलता। ये एक ऐसी थ्रिलर मूवी है जो आपको शुरू से आखिर तक सीट पर जमाए रखेगी। तो देखते रहिए और हाँ, वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है डैनियल से, एक थके हुए रिटायर्ड जासूस जिसे दो पुलिस वाले लेने आते हैं। मामला लाशों की पहचान का है। शहर में हाल ही में एक लड़की और एक लड़के की हत्या हुई है। जब डैनियल पहली लाश के पास पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लाश उसकी अपनी बेटी लीसा की है। दूसरी लाश लीसा के बॉयफ्रेंड की निकलती है जो उसी होटल के कमरे में मिली थी। डैनियल ने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने मर्डर केस सुलझाए थे, लेकिन आज जो सामने था उसे देखने की तैयारी किसी बाप की नहीं होती। उस रात वो बेतहाशा शराब पीता है। अगली सुबह उसकी पत्नी मैरी उसे जगाती है। मैरी को भी लीसा के कत्ल की खबर मिल चुकी है। वो डैनियल से एक ही बात कहती है, चलो उस होटल में जहां हमारी बेटी आखिरी बार रही थी। तुम जासूस रहे हो, उसके कातिल को ढूंढो। पहले डैनियल मना करता है। उसे लगता है पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन मैरी की आंखों में जो दर्द है वो उसे रुकने नहीं देता। आखिरकार वो हाँ कह देता है। होटल पहुंचने पर इंस्पेक्टर लॉयड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल अपना अनुभव सामने रखता है और लॉयड उसे क्राइम सीन में जाने देता है। अंदर जाकर लॉयड बताता है, दरवाजा तोड़कर घुसने का कोई निशान नहीं और न ही किसी जबरदस्ती के निशान। डैनियल फौरन नतीजा निकालता है, कातिल लीसा और उसके बॉयफ्रेंड का जानकार था। उसे अंदर खुद बुलाया गया होगा। पहले बेहोश किया, फिर मारा। फिर वो पूछता है, खून के निशान? लॉयड का जवाब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो बताता है, खून के निशान तब मिलते हैं जब जिस्म में खून हो। इस बार कातिल ने दोनों का सारा खून निकाल लिया था और दोनों लाशों को आपस में सील करके जोड़ दिया था। लॉयड कहता है, ये किसी बेहद बीमार दिमाग का काम है। डैनियल के दिमाग में अचानक कुछ कौंधता है। वो कहता है, स्पेन के मैड्रिड में भी हाल ही में ठीक ऐसा ही एक कत्ल हुआ था, सेम पैटर्न। वो लॉयड पर जोर देता है कि दोनों केसों को मिलाकर जांच करो, लेकिन लॉयड अकड़ में कहता है, सिमिलैरिटी होने से यह साबित नहीं होता कि हत्यारा एक ही है। बगैर सबूत के ऐसी थ्योरी पर चलना गलत होगा। डैनियल चुप रह जाता है, क्योंकि अब वो रिटायर्ड है, बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन अंदर से वो जानता है कि लॉयड इस केस को हल्के में ले रहा है। इधर कहानी में दो नए किरदार आते हैं, जॉन और सिल्विया। नया रिश्ता, यूरोप की ट्रिप और ट्रेन में एक खुशनुमा सफर। लेकिन उसी डिब्बे में एक आदमी अचानक आकर बैठ जाता है, पीटर। वो खुद ही परिचय देता है, बातें करने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों की प्राइवेसी में घुसने की कोशिश करता है। जॉन और सिल्विया को वो पसंद नहीं आता, लेकिन मना भी नहीं कर पाते। उधर मैरी डिप्रेशन की गहराई में उतर रही है। वो बस यही जानना चाहती है, उस कातिल का लीसा से क्या बैर था। जाते जाते वो डैनियल से एक बार फिर गुजारिश करती है, सिर्फ तुम ये कर सकते हो। और डैनियल तय कर लेता है, अब रुकना नहीं। वो अगले दिन से जांच शुरू करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ एक कड़ी है, स्पेन का वो सेम पैटर्न वाला मर्डर। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। एक रिपोर्टर मैट को कत्ल से पहले एक पोस्ट कार्ड मिला था, जिसमें हत्या का तरीका और तारीख लिखी थी, और पुलिस इस बात को दबा रही है। डैनियल गुस्से में सीधा इंस्पेक्टर लॉयड के दफ्तर पहुंचता है। 2 हफ्ते हो गए, एक सुराग नहीं, और पोस्ट कार्ड की बात मुझसे छुपाई। लॉयड ठंडे लहजे में कहता है, पुलिस ऐसी जानकारी किसी को नहीं देती। डैनियल को समझ आ जाता है, यह आदमी इस केस से ऊब गया है। वो लॉयड के दफ्तर से निकलता है और सीधा मैट के पास पहुंचता है। पार्किंग लॉट में मैट को रोककर वो अपनी पहचान बताता है। जिसने वो पोस्ट कार्ड भेजा, उसी ने मेरी बेटी को मारा। ये सुनकर मैट हिल जाता है। वो बस इतना बताता है, एक और रिपोर्टर को पहले एक पोस्ट कार्ड मिला था। उसमें लिखा था, एक इंसान के होंठ दूसरे के होंठों से जोड़ना। और फिर कत्ल में भी किलर ने पहली विक्टिम के होंठ सिल दिए थे। डैनियल स्पेन जाकर वो क्राइम सीन खुद देखना चाहता है, लेकिन सभी फ्लाइटें बुक हैं। तभी खबर आती है, जर्मनी में एक और कपल का कत्ल, सेम पैटर्न, सेम क्रूरता। डैनियल वहां पहुंचता है और पिछले दरवाजे से क्राइम सीन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गिरफ्तार हो जाता है। उसे बचाने आता है उसका पुराना दोस्त इंस्पेक्टर कॉप। कॉप उसे छुड़ाता है और बताता है, इस बार भी दोनों लाशें आपस में सिली थीं और दोनों के जिस्म में अल्कोहल मिली, लेकिन कमरे में शराब की एक बोतल तक नहीं। मतलब किलर अपने साथ शराब लाया था। डैनियल कहता है,
ये हत्यारा बहुत सोच समझकर अपने शिकार चुनता है और वो सिर्फ नए जोड़ों को निशाना बनाता है। कॉप आगे बताता है, और हर कत्ल से पहले वो उस शहर के किसी रिपोर्टर को पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें अगले मर्डर का संकेत छुपा होता है, साथ में फोटोग्राफ्स भी। ये सुनकर डैनियल चौंक जाता है। फोटोग्राफ्स भी? मतलब लीसा के केस में भी कोई पोस्ट कार्ड भेजी गई होगी। कॉप उसे जर्मनी वाले केस की फोटोज दिखाता है और डैनियल चोरी छुपे उनकी तस्वीर खींच लेता है। स्टॉकहोम के एक जर्नलिस्ट मारिया को किलर का अगला पोस्टकार्ड रिसीव होता है। वो तुरंत पुलिस को सूचना देती है। शाम तक ये खबर न्यूज पर आ जाती है। टीवी पर मारिया का चेहरा देखते ही डैनियल उसके पीछे जाता है, लेकिन मारिया उसे देखकर डर जाती है। एक अजनबी उसका पीछा कर रहा है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। डैनियल समझदारी दिखाता है, कमरे के बाहर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर चला जाता है। मारिया उसका नाम इंटरनेट पर सर्च करती है, डिटेक्टिव। तब वो खुद उससे मिलने आती है और पूछती है, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी भी इसी सिलसिले की शिकार थी? डैनियल कहता है, क्योंकि ये कहना आसान नहीं होता। उस दिन से मारिया डैनियल की मदद करने का फैसला करती है। मारिया डैनियल को सभी पोस्टकार्ड्स के मैसेज बताती है। स्पेन, सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। लंदन, मासूमों को मरते हुए देखो। जर्मनी, सच्चाई को देखो और दर्द को महसूस करो। स्टॉकहोम, प्यार कभी नहीं मरता। डैनियल सभी सबूतों को एक साथ बिछाकर देखता है। उसे नोटिस होता है, जर्मनी वाले कत्ल में पीड़ित लड़की की उंगली लड़के के पेट में घुसाई गई थी। ये बेहद अजीब था। वो एक डॉक्टर से पूछता है और जवाब आता है कि ये एक पुरानी पेंटिंग की नकल है। उस पेंटिंग में एक आम आदमी ईसा मसीह के घाव में उंगली डालकर परखता है और ये पेंटिंग उस वक्त बेहद विवादित थी। इसी तरह लीसा के कत्ल में होंठ सिलने वाली बात एक मशहूर मूर्तिकला से ली गई थी, जिसमें एक जोड़ा चुंबन में था। डैनियल ये जानकारी इंस्पेक्टर कॉप को देता है। ये हत्यारा कोई ऐसा इंसान है जो विवादित पेंटिंग से प्रेरणा लेता है। वो सारी पेंटिंग्स लंदन की एक आर्ट एग्जीबिशन में प्रदर्शित हुई थी। पुलिस एग्जीबिशन की सीसीटीवी फुटेज देखती है और उसमें दिखते हैं दो जोड़े जो घंटों तक उन क्रूर पेंटिंग्स को निहारते रहे थे। चेहरे साफ नहीं, लेकिन काफी थे। इंस्पेक्टर मर्लिन टीम को निर्देश देती है, एक कपल ढूंढो जिसमें आदमी करीब 40 और औरत करीब 20 साल की हो। दोनों हाल ही में जर्मनी के स्टॉकहोम पहुंचे हों। जांच आगे बढ़ती है और उस कपल की पहचान होती है, पीटर और नैन्सी, वही जो जॉन और सिल्विया से ट्रेन में मिले थे। लेकिन जब पुलिस उन तक पहुंचती है तो एक नाव में उनकी लाशें मिलती हैं। पीठ पर कान चिपकाए गए थे। मारिया एक पेंटिंग की याद दिलाती है जिसमें एक जोड़े के पीठ पर पंख थे। किलर ने पंखों की जगह कान लगाए। पीटर और नैन्सी खुद शिकार थे, असली हत्यारे वो नहीं थे। पुलिस को एक फुटेज मिलती है और इसमें हर क्राइम सीन वाले शहर में एक ही कपल दिखता है। फुटेज साफ होती है, जॉन और सिल्विया, वही मासूम दिखने वाला जोड़ा। और फिर पता चलता है वो कपल नहीं है, वो भाई बहन हैं। असली नाम साइमन जूनियर और मटिल्डा, अपने अमीर और सख्त पिता साइमन स्मिथ के बच्चे, जो फर्जी नाम और पासपोर्ट के साथ यूरोप भर में घूम रहे थे। पुलिस उन्हें पकड़ती है, लेकिन इनके पास हर सवाल का जवाब तैयार था। टाइम टेबल, एलिबाय, सब कुछ रटा हुआ। डैनियल, जो कैमरे से सिल्विया के चेहरे के भाव देख रहा था, बोल उठता है, ये दोनों पहले से तैयार होकर आए हैं। बॉडी लैंग्वेज देखो, ये सब रटा हुआ है। मुझे एक बार इनसे आमने सामने बात करने दो। लेकिन मर्लिन मना कर देती है। प्रोटोकॉल। डैनियल भड़क जाता है। उसकी बेटी का कातिल सामने था और वो कुछ नहीं कर सकता था। 12 घंटे से ज्यादा रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन पासपोर्ट जब्त कर लिए। मैरी अपनी तरफ से भी जांच चला रही थी। उसे पता चलता है साइमन स्मिथ का बेटा साइमन जूनियर वही है जिसने अपने बाप के खिलाफ सबूत पुलिस को दिए थे। बाप आज भी जेल में है। मैरी साइमन के पुराने घर जाती है, 4 साल से बंद। वहां एक पड़ोसन स्टेसी मिलती है। स्टेसी बताती है उस घर में साइमन जूनियर और बेटी मटिल्डा रहते थे। एक दिन मां की लाश मिली, खुदकुशी, लेकिन उनके चेहरों पर दुख की एक लकीर तक नहीं थी। और एक रात मटिल्डा की स्कर्ट पर कुछ गिर गया था और उसे बदलने के लिए साइमन जूनियर उसे कमरे में ले गया। बाहर आने के बाद मटिल्डा एकदम चुप हो गई थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज ले ली हो। स्टॉकहोम के बाहर एक और जोड़ा मारा जाता है, उसी रात जब जॉन और सिल्विया होटल में बंद थे। पासपोर्ट जब्त। डैनियल नकली पुलिस बनकर होटल जाता है, लेकिन वो दोनों पहले से निकल चुके थे, होटल स्टाफ का भेष बनाकर। एक स्टाफ सदस्य बेहोश पड़ा था। मर्लिन कहती है, पासपोर्ट तो हमारे पास है। डैनियल कहता है, उनके लिए नकली पासपोर्ट बनाना मामूली काम है। डैनियल को एहसास होता है इन दोनों की मां रूसी थी, उनके पास रशियन पासपोर्ट भी है, वो रशिया भाग सकते हैं। पेरिस में एक नया पोस्ट कार्ड आया, अब हम फिर से जन्म लेते हैं। डैनियल को लगता है ये पुलिस को गुमराह करने की चाल है। कॉप पेरिस जाता है।
डैनियल रशियन बॉर्डर की ओर। रास्ते में किसी ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया। डैनियल को होश आता है, मारिया गाड़ी में नहीं है। जॉन और सिल्विया ने मारिया को किडनैप कर लिया था। सिल्विया मारिया को बताती है, हमारी माँ ने हमारे प्यार को समझा था। उस रात माँ और बाप में झगड़ा हुआ और हमने अपनी माँ को खो दिया। तब से हमने तय किया, जिन पेंटिंग्स को दुनिया ने ठुकरा दिया हम उन्हें जिंदा करेंगे, और आज तुम भी उस कला का हिस्सा बनोगी। जॉन हिचकिचाता है, उसके मन में अब ये सब करने की इच्छा नहीं है। वो एक आम जिंदगी चाहता है, लेकिन सिल्विया रुकने वाली नहीं। तभी वहां डैनियल पहुंचता है, हाथ में गन। नीचे एक चाकू पड़ा है। सिल्विया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है। उसी पल गोली चलती है, जॉन को लगती है। सिल्विया उसे घसीटते हुए अंधेरे में गुम हो जाती है। डैनियल मारिया को बचाता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल से निकलता है, कॉप बताता है, सिल्विया और जॉन का कोई सुराग नहीं मिला। डैनियल बेटी के अंतिम संस्कार में जाता है। दिल में यकीन था, उस कड़कड़ाती ठंड में वो दोनों बच नहीं पाए होंगे। लेकिन आखिरी सीन में कैमरा जेल की ओर मुड़ता है। साइमन के लिए एक फोन आता है, वो उठाता है। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज, हेलो। सिल्विया जिंदा है, और बस यही कहानी खत्म होती है, एक सवाल के साथ, अगला शिकार कौन होगा। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि कोई भी कमाल की मूवी छूट ना जाए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। टेक केयर।